बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू न्यूज़ टुनाइट विद नमरा अब्बासी। इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें मशरिक़ वस्ता पर तो जमी हुई हैं ही हैं, लेकिन साथ ही इस्लामाबाद भी सेंटर ऑफ अटेंशन बना हुआ है, जहाँ पे ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान जारी कशीदगी या जो जंग जारी है वो एक बड़े आलमी बहरान की शक्ल इख्तियार करती जा रही है दिन ब दिन। व्हेन आई बिगिन माई प्रोग्राम तो मुझे ये कहना पड़ता है कि जो सिचुएशन है वो हमें कहीं ना कहीं पे एस्केलेशन की तरफ जाती हुई नज़र आती है। एनी हाउ गुज़िश्ता चंद दिनों में सूरत हाल मज़ीद पेचीदा हो चुकी है। एक तरफ जंगबंदी की बात हो रही है तो दूसरी तरफ ज़मीनी और समंदरी दबाव में इजाफा भी देखने को मिलता है हमें। इसी तनाजुर में जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ईरान के साथ मुज़ाकरात के दूसरे दौर के हवाले से एक मस्बत पेशरफ्त का इशारा भी दिया। वो आज तो ये कह रहे हैं कि आइंदा 36 से 72 घंटों के दौरान अमेरिका और ईरान के दरमियान कोई मुज़ाकरात का सेकंड राउंड, जो कि हम सब जिसका बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये अब मुतवक्की है, जबकि ये राउंड जुमे के रोज़ भी हो सकता है। ट्रंप ने साथ ये भी कहा कि वो बल्कि ऐलान किया कि जंग बंदी को उस वक्त तक बढ़ाया जा रहा है जब तक ईरान अपनी तजावीज़ पेश नहीं करता। आप सबको मालूम ही है कि दूसरा जो सीज़ फायर है जो कि चल रहा था 2 हफ्ते का, उसको बढ़ा दिया गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। तो उन्होंने कहा कि ये तब तक रहेगा जब तक ईरान अपनी तजावीज़ पेश नहीं करता। तो यहाँ पर मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या जो बॉल है वो इस वक्त ईरान के कोर्ट में अमेरिका की तरफ से फेंक दिया गया? बहरहाल इसके साथ ही उन्होंने अमेरिकी अफवाज को भी हिदायत दी कि जो ईरान पर बहरी नाकाबंदी, जो नेवल ब्लॉकेड है, वो बहरहाल जारी रखा जाएगा और हर मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए फौज को मुकम्मल तौर पर तैयार रहना चाहिए। यानी कि आप यहाँ पे कोई काइनेटिक एक्शन भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अमेरिकी सदर ने फिर एक बार फिर से पाकिस्तान के किरदार को भी सराहा। उन्होंने कहा कि जो किरदार है पाकिस्तान का वो बहुत अच्छा है। पाकिस्तान अब भी एक अहम सालिस के तौर पर काम कर रहा है और बाय द वे जो सेकंड सीज फायर हुआ है उसमें उन्होंने क्रेडिट जो दिए वो फिर से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और साथ ही पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को दिया। और जो खित्ते में कशीदगी है उसको कम करने के लिए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो एज ए मीडिएटर कोशिशें वो काबिल कदर हैं। दूसरी तरफ ईरान ने इस नेवल ब्लॉकेड को पायरेसी करार दे दिया। ये पहले से करार दिया जा चुका था ईरान की तरफ से और मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया कि दबाव के तहत मुज़ाकरात मुमकिन नहीं है। ईरानी क़यादत की जानिब से साथ ये भी इस वक्त सिग्नल दिया जा रहा है कि वो अपने दफ़ा और जो उनकी सॉवरेनिटी है, जो उनके मफादात हैं, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो भी रिक्वायर्ड होगा वो उसी तरह से काम करेंगे। और इसी दौरान शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान ने जो सफारती कोशिशें तेज़ कर दी, क्योंकि इस वक्त ईरान टेबल पे नहीं आ रहा, तो पाकिस्तान की तरफ से जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं ऑफ कोर्स वो ज़्यादा तेज़ी उनमें हमें दिखाई देती है। पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात के दूसरे दौर की मेज़बानी के लिए पहले तो ऑफ़र की है, फिर पाकिस्तान की पूरी जो क़यादत है, चाहे वो सिविल या अस्करी हो, इवन अवाम, वो मेज़बानी के लिए तैयार है और दोनों फ़रीक़ैन को बातचीत की मेज़ पर लाने की कोशिशें की जा रही हैं। इवन हम इस्लामाबाद में पिछले 2-3 दिन से देख रहे हैं कि सड़कें बंद हैं, सहाफ़ी अपने घरों को नहीं जा पा रहे, बिकॉज़ ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि किसी भी मिनट वफूद आ जाएंगे, लेकिन सैडली अभी तक वफूद नहीं आए। इवन अमेरिकन वफ्द वो भी नहीं आया। और जो खित्ते में पायदार अमन है उसको कायम करने के लिए पाकिस्तान बहरहाल अपना किरदार यहाँ पे अदा कर रहा है। दूसरी तरफ अगर मैं इंटरनेशनली कुछ बात करूँ तो एक अहम किरदार जो है वो चीन, जो कि डे 1 से ही है, वो ये किरदार सामने आ रहा है, जहाँ पे वाज़े तौर पे ये कहा गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुला रहना चाहिए क्योंकि ये आलमी मईशत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अल जज़ीरा को मैं यहाँ पे कोट करूँगी, उनके मुताबिक चीन इस तनाज़े में खुद को एक जिम्मेदार और गैर जानिबदार ताकत के तौर पर पेश कर रहा है, जो जंग के बजाय डिप्लोमेसी को प्रेफरेंस दे रहा है, जो इस्तेहकाम को तरजीह दे रहा है। लेकिन अगर मैं CNN या फाइनेंशियल टाइम्स की बात करूं तो उनकी जो रीसेंट रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये दावा करती हैं कि चीन मुमकिना तौर पर पसे पर्दा ईरान के साथ ताउन भी कर रहा है, जिससे इसकी पोजीशन मजीद हसास और अहम हो चुकी है। वो अलग बात है कि वो इसकी तायीद करते हैं या तरदीद करते हैं, दैट्स अनदर डिबेट। दूसरी तरफ अगर आलमी मईशत की हम बात करें, प्रोग्राम में आगे जाके कुछ उस पर भी ज़रा डिस्कशन होगी, तो इस तनाज़े से मईशत बहुत बुरी तरह से मुतासर हो रही है। गुज़िश्ता दिनों तेल की कीमतें वो तकरीबन 5% इजाफा देखने में आया, जिससे जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं उसमें बेचैनी पैदा हुई और सरमायाकार मोहतात हो चुके हैं। और जो एक्सपर्ट्स हैं इस वक्त वो ये कहते हैं कि ये तनाज़ा अब सिर्फ एक इलाकाई जंग नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया को इसने अपनी लपेट में ले लिया और ये एक बहुत बड़ी जंग बन जाएगी अगर
खुदा ना ख्वास्ता, गॉड फॉरबिड, ये सेकंड राउंड नहीं होता, अगर नेगोशिएशंस का, अगर ये पीस टॉक्स नहीं होते इस्लामाबाद के अंदर, तो फिर ये सिचुएशन बहुत बुरी तरफ चली जाएगी और जो इकॉनमी के हालात वो सबसे ज़्यादा बुरे हो सकते हैं। बहरहाल ये कुछ मेरे टॉपिक्स हैं जो कि हम आज के प्रोग्राम में ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिन पे बात करेंगे कि क्या अमेरिका वाकई पीछे हट रहा है या ये महज भारतीय हिकमत अमली है, क्या जंग बंदी में तोसी किसी बड़े मुआहदे का पेश खेमा है या एक आर्जी इसमें वक्फा मिला है, और सबसे अहम जो इस पे मेरा क्वेश्चन होगा वो ये कि इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान का किरदार किस हद तक मौसर साबित हो सकता है ईरान को टेबल के ऊपर लेके आने के लिए। अच्छा, ये सब मामला है, इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में सबसे पहले मुझे ज्वाइन किया है खुर्शीद अहमद कसूरी साहब ने, साबिक वजीर खारिजा। खुर्शीद साहब, बहुत शुक्रिया आपका मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सर पिछले 3-4 दिन से हम मुसलसल ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि किसी भी वक्त जो है वो वफूद की आमद इस्लामाबाद में हो सकती है। इस्लामाबाद फुली प्रिपेयर्ड दिखाई दिया हमें जो नेगोशिएशंस का सेकेंड राउंड है उसको होस्ट करने के लिए, लेकिन हालात वो एकदम से बदलते हुए हमें नजर आते हैं, चाहे वो अमेरिका की तरफ से हो या ईरान की तरफ से। सर, कीपिंग एवरीथिंग इन हेड, व्हाट डू यू बिलीव व्हाट इज गोइंग टू बी हैपनिंग आज कल के दिन के अंदर? जी, एक ही तरीका है, एक तो जांचने की कोशिश करनी चाहिए कि दोनों पार्टीज की जो बॉटम लाइन क्या है और रियल सिचुएशन क्या है, क्या उन पे प्रेशर्स हैं जिसकी बुनियाद पर वो पहली दफ़ा आए थे, और अगर आएंगे दूसरी दफ़ा तो क्यों आएंगे। पहली बात तो यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने जिस नौयत की वहाँ बॉम्बिंग की है कोई 6 हफ्ते, और उसमें को 3,000 लोग शहीद हो गए हैं, को 20-25 हज़ार बिल्डिंग्स उन्होंने तबाह कर दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया है। अगर वो दोबारा बॉम्बिंग शुरू कर दें, खुदा ना खास्ता अगर सब कुछ फेल हो जाए, तो क्या हासिल करेंगे? कुछ भी नहीं। वो अगर दोबारा बॉम्बिंग करेंगे तो और ज्यादा जवाब में ईरान जो है, अमेरिकन अड्डे जो हैं गल्फ स्टेट्स हैं, बदकिस्मती से वो वही हैं जो हमारे ही ब्रादर मुसलमान मुल्क हैं। हमारे 40 लाख 50 लाख वर्कर्स वहाँ काम करते हैं, तो ईरान मरता क्या ना करता वहाँ हमले करेगा। तो वो जब हमला करेगा तो प्रेसिडेंट ट्रम्प क्या अचीव करेंगे, क्योंकि ये तो अमेरिका के एलाइज हैं। इनकी अड्डों की वजह से तो जब जंग खत्म होगी तो इनको रीथिंक करने का मौका मिलेगा कि जो अमेरिकन अड्डे हैं उनके लिए किस हद तक सिक्योरिटी प्रोवाइड करते थे, या सिर्फ वो इजराइल की सिक्योरिटी के लिए वहां थे। तो अगर तो ये उनको समझ, मेरा ख्याल आहिस्ता आहिस्ता ये समझ आएगा, और इसमें सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जो है इस इलाके का वो बदलेगा। ऐसे नहीं रह सकता जैसे मौजूदा है, और मैं ख्याल इस बात का प्रेसिडेंट ट्रंप को भी अंदाजा है, और वो क्या स्ट्रक्चर हो सकता है वो, लेकिन अभी मैं उसको बाद में आऊँगा। पहले आपने जो मुझसे सवाल पूछा है उसको मैं कह रहा हूँ कि अगर ये मजीद बॉम्बिंग करते हैं तो गल्फ के अमेरिका के भी एलाइज हैं, हमारे भी भाई हैं, वो जद में आएंगे। उससे ऑयल प्राइसेस और बढ़ जाएंगी। और प्रेसिडेंट ट्रंप जो मिड टर्म इलेक्शंस में जा रहे हैं, ऑलरेडी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पहले तो ये था ना कि हाउस वो लूज कर सकते हैं, अब रिपोर्ट्स ये है कि वो सेनेट भी लूज कर सकते हैं। तो उनको कुछ भी नहीं हासिल होगा अगर वो मजीद जंग को लंबा करें। कीमत जब महंगी होगी, ये ठीक है कि ईरान प्रेसिडेंट ट्रंप बड़े धड़ल्ले से ऐलान करते हैं कि हम सेल्फ सफिशिएंट हैं तेल में, हम एक्सपोर्ट नहीं, हमें किसी की इंपोर्ट की जरूरत नहीं, मान गया। लेकिन जो प्राइस है ईरान ऑयल की यूनाइटेड स्टेट्स में, वो इंटरनेशनल लेवल पे है। जिस तरह पानी अपना लेवल रखता है, पेट्रोल की प्राइसेस ये नहीं होती कि जी अमेरिका में सस्ता हो जाएगा और दूसरी जगह महंगा हो जाएगा। तो उनकी भी प्राइस बढ़ रही है, उनकी प्राइस बढ़ रही है तो उनको मुसीबत पड़ रही है, हर चीज की प्राइस बढ़ रही है, इन्फ्लेशन हो रही है। और उनको तो बेचारों को जो उनकी लोअर मिडिल क्लास है, उनके तो जो कहते हैं ब्रेकफास्ट टेबल पे असर पड़ गया है कि बच्चों को जो खाना खिलाना है उन्होंने, पेट्रोल तो पड़ा ही पड़ा है जो। तो अब प्रेसिडेंट ट्रंप क्या हासिल करेंगे, मुझे तो नहीं समझ आ रही क्या करेंगे। हाँ, ईरान वो भी क्या हासिल अब कर लेगा। और सर ये जो अमेरिका की जो मिलिट्री पावर है वो तो डोमिनेंट है। तो अगर पाकिस्तान की जो कोशिश है, ईरान ने इतना सेक्रीफाइस किया है, वो ये कोशिश है कि इनको टेबल पे ला के कुछ इश्यूज पे रेसोल्यूशन हो जाए। मेरी उम्मीद ये है, और अगर इस्लामाबाद में अभी तक इंतजामात वैसे ही हैं जैसे कि
ये तवक्को है कि वो लोग आ जाएंगे, तो शायद गवर्नमेंट का अपना तो ये अंदाजा होगा ना। नहीं तो ये तो नहीं है कि इस्लामाबाद को आप बंद करके तो नहीं रख सकते। बेशक ऐसी तो है। मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को कुछ अंदाजा होगा, बातचीत को हो रही होगी पसे पर्दा, जिस पे ये उम्मीद कायम है कि वो आएंगे। अच्छा सर, कल मेरी कुछ अमेरिकन जर्नलिस्ट से बात हो रही थी, उसमें उनका ये मानना था कि जो पॉपुलैरिटी ग्राफ तो हम ये देख ही रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप का किस तरह से गिरा, 36% तक वो आ चुका है, 35% तक। उसके अलावा सर जो अवाम है वो बिल्कुल किसी भी तरह से नहीं चाहते कि जो जंग है उसको आगे लेके जाया जाए, और इस वक्त उन जर्नलिस्ट का ये मानना है कि अमेरिका फुली आइसोलेट हो चुका है, वो ईरान को गिराते गिराते खुद आइसोलेट हो चुका है। सर बीइंग एन एक्सपर्ट, आप जो ये तमाम तरह अफेयर्स को बहुत बेहतर अंदाज में अंडरस्टैंड करते हैं, क्या आप समझते हैं कि ईरान का सरवाइव कर जाना इस स्टैंड ऑफ के अंदर वो उसकी जीत है और अमेरिका आइसोलेट हो चुका है इवेंचुअली? देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं कि अमेरिका आइसोलेट हो चुका है। अब आप देखना शुरू करें कहाँ कहाँ हुआ है। अमेरिका के एलाइज थे यूरोपियन यूनियन में, नेटो में। अमेरिका चीख चीख के कह रहा था कि मेरी मदद को आओ, ठोक ठोक के उन्होंने बयान दिए कि हमारी ये वॉर नहीं है, हम नहीं आएंगे। अब और जो बरतानिया 1945 से 2026 81 साल हो गए हैं, वो हर चीज में अमेरिका का सपोर्टर रहा है। फिर नेटो के मेंबर्स हैं, कोई नहीं। और स्पेन का जो यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, उसके तो प्राइम मिनिस्टर ने कमाल कर दिया, उन तो पहले दिन कह दिया, बाकियों ने तो बाद में शुरू किया, इट्स नॉट आवर वॉर, 4 वर्ड्स। तो इसमें ये फेल किए हैं। फिर जो गल्फ के कंट्रीज हैं, उनके एलाइज हैं, उनको इन्होंने कंसल्ट नहीं किया। सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स वो थे, उन्हीं को नुकसान था, तो उनसे नहीं पूछा। फिर इनकी जो नॉर्थ ईस्ट एशिया, अगर एशिया पैसिफिक में चले जाएं तो जापान और कोरिया हैं, अमेरिका के हलीफ हैं, वहाँ उनको वो मारे गए हैं। वो तो सबसे ज्यादा वही डिपेंडेंट है ऑन द पर्शियन गल्फ ऑयल। तो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो साउथ एशिया, जो इतनी भारी आबादी यहाँ है, उसकी तो तबाही इन्होंने फेर दी है। जिस हिसाब से ये इन्होंने यहाँ किया है, और जिस तरह प्राइसेस बढ़ रही हैं, एक तो दुनिया में आइसोलेट हो रहे हैं, फिर जो इनके एलाइज हैं वो अब कुछ छुपा भी नहीं रहे अपना बेजारी दिखाने के लिए। नेटो ने कर दी, नेटो तो मैं नहीं कहूँगा, यूरोपियन यूनियन के बारे को ओपनली कर रहे हैं। और ये इन्होंने जो अपील की थी नेटो के, नेटो आके मदद करे, वो एक्चुअली बनती भी नहीं थी, क्योंकि नेटो जो है वो कहता है कि अगर नेटो मेंबर पर अटैक हो तो सब पे लाजिम है कि वो आए। तो ये तो अटैक ही नहीं हुआ, अमेरिका पे तो नहीं अटैक हुआ, ये तो अमेरिका ने एक अटैक किया, और वो भी इसराइल के पैरे पे किया है। इसराइल तो नेटो का मेंबर भी नहीं है, तो किस बुनियाद पर वो आके सपोर्ट करे? तो वो कोई बुनियाद बन नहीं रही, ना उनको गल्फ से सपोर्ट मिल रही, तो आइसोलेशन नहीं। तो अमेरिका जा रहा है, और चाइना की जो राइज है, स्पेक्टेकुलरली वो राइज कर रहा है। वो इकोनॉमिकली तो कर ही रहा था, ये मैं मानता हूँ। अमेरिका अभी भी मिलिटरीली दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये भी एक एक्सेप्टेड बात है कि जब नेशनल स्ट्रेंथ को देखा जाता है, उसमें सिर्फ मिलिट्री पावर को नहीं देखा जाता। अमेरिका की असली ताकत क्या थी? उसकी सॉफ्ट पावर थी, जो प्रोफेसर जोसेफ नाय ने जैसे कहा है, अपनी किताब में लिखा है। उनकी यूनिवर्सिटीज, उनका रूल ऑफ लॉ, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, ह्यूमन राइट्स, ये सारी चीजें तो तबाह हो गई हैं, अमेरिका में खुद दांव पे लग गई हैं। इसलिए जो उनकी सॉफ्ट पावर थी वो प्रेसिडेंट ट्रंप खुद खत्म कर रहे हैं। वो समझते हैं कि इनकी वजह से अमेरिका कमजोर हुआ है, ये उनकी सोच है। तो मैं ही कह रहा हूं कि जो असल में अमेरिका की ताकत थी, वो तो अमेरिका खुद अपने हाथों से उसको हथौड़े मार मार के तोड़ रहा है। तो इसलिए ये तो तारीख यही बताएगी, तारीखदान लिखने आएगा। ये चीन जो है वो आराम से बैठा हुआ एक साइड पे, सब दुनिया उसकी तरफ इसलिए जा रही है कि उनको समझते हैं, जो हम समझते थे कि प्रेडिक्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी है, अमेरिका जितनी देर सुपर पावर है, वो तो अमेरिका इस वक्त तो नजर आ रहा है इंस्टेबिलिटी का कॉज। हर बंदा चीन जा रहा है, यूरोप के मुल्क चाइना जा रहे हैं, और तो और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के सारे मेंबर्स जा रहे हैं। अगले दिन उनके भी जो थे वली अहद गए हुए थे अबू धाबी के। तो सब लोग वहाँ जो कतारें लगा लगा के जा रहे हैं, वो इस बात की गमनाजी करता है कि वो ये समझते हैं कि पिलर ऑफ स्टेबिलिटी अमेरिका नहीं, चाइना है।
और ग्लोबलिज्म ग्लोबलाइजेशन का भी पिलर चाइना है। जो WTO खुद बना था अमेरिका और वेस्ट की एफर्ट से, उसका भी दाई वही है। और फिर जो जिन एरियाज में एग्रीमेंट हो गया था, क्लाइमेट चेंज, ह्यूमन राइट्स, क्लाइमेट चेंज के ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप ने बिल्कुल मुख्तलिफ पॉलिसी अपनाई हुई है। यूरोप के ममालिक और सारी दुनिया जो है वो ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक तरफ है, अमेरिका दूसरी तरफ है। तो ये सारे इश्यूज जो हैं अमेरिका को आइसोलेशन में लेके जा रहे हैं, और प्रेसिडेंट ट्रंप खुद आइसोलेशन में जाना चाहते हैं, क्योंकि उनकी सोच ये है कि हमें कोई फायदा नहीं हुआ ग्लोबलाइजेशन का, हम तो नुकसान हो गया है, हमारी वजह से अमीर बन गया चीन, अमेरिका बन गए, हम तो नीचे चले गए। मैं उस सोच से एग्री नहीं करता। उसकी वजह यह है कि अमेरिका की असली पावर वो थी जो मैंने बताया, सॉफ्ट पावर। नंबर 2, जो अमेरिका ने ये जो धुएं वाली फैक्ट्री है उससे निकल के चाइना चली गई हैं, तो वो अभी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में और बहुत उनको एडवांटेज था। और उनकी जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी आईटी की, ये वो बहुत उनकी जो सर्विसेज थी, अमेरिका उसको डोमिनेट कर रहा था। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप इस तरह नहीं सोचते। वो अपने वोटर्स को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, जिसको रस्ट बेल्ट के वोटर्स है, जिनकी फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, वो उन्हीं को अपील कर रहे हैं। उससे प्रोसेस में जो अमेरिका की पावर है वो कम हो रही है। और मेरे ख्याल में अगर ये पॉलिसी जारी नहीं तो वोटर भी उन्हें छोड़ जाए। बिल्कुल सर, बहुत इंपॉर्टेंट 2 चीजें होगी। एक तो ये कि अमेरिका आइसोलेट है, दूसरा ये कि चीन इस पूरे बहरान में खुद को एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल आलमी ताकत के तौर पे पेश कर रहा है, और इसने सलामती काउंसिल में अमेरिकी करारदाद को वीटो भी किया। और ये जो मशरिक वस्ता में अब अमेरिका का जो जारहाना अंदाज है वो नाकाम होता, वो पूरी दुनिया को नजर आ रहा है। और जो चीन का एक इकोनॉमिक पीस मॉडल था वो खित्ते के ममालिक के लिए ज्यादा अट्रैक्टिव बन के सामने आ रहा है। आई एग्री विद दैट। लेकिन सर दूसरी तरफ ईरान की अगर मैं बात करूं तो ईरान का मौकिफ है कि एक तरफ तो सीज फायर की बात होती है और दूसरी तरफ जो नेवल ब्लॉकेड है उसको भी जारी रखा गया है, जिसे वो तो पायरेसी तक भी करार दे रहे हैं। सर आप एक फॉरेन मिनिस्टर रहे, क्या आलमी कवानीन में सर ऐसी कोई गुंजाइश होती है जहां पे सीज फायर की मैं बात कर रही हूं, कोई ऐसी स्ट्रेटजी है जहां पे दुश्मन का एक तरफ गला भी घोंटा जा रहा है और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा हो कि हम उसको घसीट के टेबल टॉक के लिए भी लेके आएंगे, और इस दबाव में सर जो है वो इस्लामाबाद की टेबल पे ईरान क्या पहुंचेगा? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप की क्यों, असल में सवाल ये होना चाहिए कि आप प्रेसिडेंट ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं सुबह शाम दोपहर को कुछ, रात को कुछ और हो जाती हैं, तो ईरान बेचारा क्या करे, उसको तो समझ ही नहीं आ रही इनकी पॉलिसी क्या है। एक दिन मुबारकबाद देते हैं ईरान को, उसी दिन ब्लॉकेड कर देते हैं। उनकी जो पॉलिसी है शायद वो समझते हैं, जो उनकी किताब है आर्ट द डील, जिसमें वो रियल एस्टेट न्यूयॉर्क में शायद जो बड़े बड़े रियल एस्टेट बैरन्स हैं उसमें वो कामयाब प्रेसिडेंट ट्रंप रहे हैं। डिप्लोमेसी में ये नहीं होता। मैंने इंडिया के साथ बड़ी सेंसिटिव नेगोशिएशंस की। और फिर हमारा हिंदुस्तान के साथ 3 साल हमारा कश्मीर के ऊपर जो जिस पे हमारी इतनी जंगें हुई हैं उस पे हमने अपने एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट तैयार कर लिया, जिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पाकिस्तान दोनों अग्री कर गई। और आज तक किसी ने रिफ्यूट नहीं किया। रिफ्यूट इसलिए नहीं कर सकते कि मेरी बुक लॉन्च तो थी कराची में, प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने अटेंड किया, दिल्ली में मनमोहन सिंह साहब ने। तो पॉइंट यह है कि अगर उसमें क्यों हुई, एक लफ्ज बाहर नहीं निकलता था। और अगर मैं जब बात करता था तो इस हद तक बात करता था कि लोगों का एतमाद रहे पीस प्रोसेस में, और ये लगे कि आगे कोई ऐसी चीज नहीं थी कि हम कोशिश करें हम ये दिखाएं कि हमने इंडिया को नीचा दिखा दिया है। ना इंडिया ये कोशिश करता था कि हमने पाकिस्तान को नीचा दिखा दिया है। तो डिप्लोमेसी का कोई रूल्स होते हैं। ये जो मेगाफोन डिप्लोमेसी प्रेसिडेंट ट्रंप कर रहे हैं, इसकी वजह से मेरा ख्याल है काफी खलल पड़ रहा है। और ईरान को नई मुसीबत यह पड़ गई है कि जब से उनकी एस्टैब्लिश लीडरशिप शहीद हो गई है, अब नई लीडरशिप आ गई है जो इतनी आपस में लेट्स से यूनाइटेड नहीं, उनकी एक जैसी सोच नहीं, उनको टाइम ज्यादा लग रहा है। और प्रेसिडेंट ट्रंप रोज बारूद मुहैया करते हैं हार्डलाइनर्स के लिए, कोई ऐसा बयान देते हैं जिसको तजलील समझे तो वो हार्ड लाइनर्स और हार्ड हो जाते हैं। तो इसलिए अब मैं ये क्या कह सकता हूँ, मेरी तो इस बुनियाद पर तवक्को है कि आएंगे कि दोनों के मफाद में है कि वो इस्लामाबाद आए और इस मसले को हल करें, नहीं तो उनको भी नुकसान है और सारी दुनिया की मईशत को नुकसान है।
थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया सर आपका मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। कसूरी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। एक ब्रेक शामिल करते हैं और जल्दी से वापस आते हैं। जी, वेलकम बैक टू न्यूज़ टुनाइट विद नमरा अब्बासी। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम ज्वाइन कर रहे हैं ईरानी सहाफ़ी राशिद नकवी साहब। राशिद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन द शो। नकवी साहब, सेकंड जो हमने देखा सीज़ फायर वो हो चुका है। उसका क्रेडिट तो पाकिस्तान की लीडरशिप को दिया गया, सिविल अस्करी दोनों को, और साथ ये कहा गया कि ये तब तक बरकरार रहेगा जब तक ईरान अपनी तजावीज़ लेके सामने नहीं आ जाता और निगोशिएशंस के लिए तैयार नहीं हो जाता। यानी कि सर इस वक्त होल्ड दे दिया गया है ईरान को ट्रंप की तरफ से। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? और ईरान की टेबल तक ना आने की वजह क्या है सर? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, एक गैम्बलर हैं और ब्लफ करते हैं। वो बयानात और देते हैं और उसका रिस्पांस किसी और तरह का चाहते हैं। आप उनका पूरा ये 40-45 दिनों का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें, उससे पहले की भी बहुत सारे मामला हैं, लेकिन इस जंग के उन्वान से उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो स्टिक एंड कैरेट का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। और ये समझते हैं कि शायद जो सामने वाले हैं उनको ये बात समझ नहीं आ रही। देखें, आप एक तरफ जो है वो मुज़ाकरात की टेबल पे आप खुद आए, डोनाल्ड ट्रंप की रिक्वेस्ट पर पाकिस्तान इसमें इंटर हुआ है, ईरान की रिक्वेस्ट पे नहीं हुआ। यानी इनिशिएटिव बुनियादी तौर पे डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका का है। अब जब उसने खुद रिक्वेस्ट किया है और खुद इनिशिएटिव लिया है, तो उसको फिर जब पाकिस्तान दरमियान में मीडिएटर के तौर पे आया है, तो उसकी बात को फिर मानना चाहिए, उसको अहमियत देनी चाहिए। वो जब चाहते हैं अपनी मर्जी मनवाते हैं, और जब कहीं पे उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं, तो फिर पाकिस्तान की मदद के लिए जो है वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। अब भी इन्होंने सीज फायर तो करनी थी, लेकिन भाई सीज फायर जब आपने की हुई है तो सीज फायर की खिलाफ वर्जियां क्यों कर रहे हैं आप? अपना हुर्मुज के अंदर जो मुसलसल समंदरी आपने नाकाबंदी की हुई है, तो ये तो खुला सीज फायर की मुखालफत है। तो अब जब ईरान ने इस पे रिएक्ट किया, तो उस पे फिर उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। और फिर क्या बेहुदा और गैर सिफारती लबो लहजा है डोनाल्ड ट्रंप का। ये किसी सुपर पावर के प्रेसिडेंट को जेब देता है कि वो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करें। कल तो वो जो मीडिया के साथ जो उलझ गए, और जिस अंदाज से मीडिया के साथ उन्होंने उनकी बेइज्जती की, मैं समझता हूँ कि एक मीडिया के उन्वान से अगर कोई क्वेश्चन करता है तो उसको अपनी मर्जी का कोई क्वेश्चन करे तो उसको तो सही मानते हैं, जब कोई थोड़ा सा मुखालफत करे तो उस पर चढ़ दौड़ते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप के इस पूरे रवैये को अगर देखा जाए, और फिर मुज़ाकरात की मेज पे आने या ना आने की वजह जो ईरान की है वो बहुत वाजे है। जब तक ट्रंप पेश की शराइत पूरी नहीं करेंगे, जब तक आबनाए हुर्मुज के अंदर ये नाकाबंदी खत्म नहीं करेंगे, तो कैसे इम्कान है? यानी कोई भी ईरान की जगह पे होता, ईरान तो इस वक्त बड़ी मजबूत पोजीशन पे है, अगर कोई कमजोर पोजीशन वाला भी होता तो फिर अपनी आवाम को क्या जवाब देता कि आप किन शराइत पे जाके जो है ना टेबल पे बैठ रहे हैं? ना आपकी पेश की शराइत मानी जा रही है, बल्कि हर रोज एक नई खिलाफ वर्जी की जा रही है, हर रोज एक नए हमलों का निशाना बनाया जा रहा है। अब ईरान की शिप पे कब्जा, इसको क्या कहेंगे आप? क्या ये जंगबंदी की खिलाफ वर्जी नहीं है? और फिर हजरत ट्रंप आए थे अपनाए हुर्मुज को खुलवाने के लिए, और उन्होंने नाकाबंदी करके तमाम तर पहले फिर पार्शली कुछ खुला हुआ था, ईरान कुछ शिप्स को, कुछ वेसल्स को इजाजत दे रहा था, और इसको उन्होंने मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। अब ईरान, जब तक ईरान की वो शराइत कि जो पाकिस्तान को बता दी गई है, और बिलखसूस जब पाकिस्तान के फील्ड मार्शल 3 दिन यहाँ पे रहे और जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बनाए गए, अगर उसके मुताबिक तो बात आगे बढ़ेगी और जंगबंदी की मुखालफत नहीं होगी। आप बता सकते हैं वो क्या शराइत है, वो किस चीज से मुतालिक हैं? और जो ईरानी सीनियर हुकाम ने ये कहा कि हमने तो अपने असल कार्ड्स अभी प्ले नहीं किए, तो सर वो कार्ड्स क्या हैं? फिर वो क्या कोई मिसाइल स्टॉक पाइल्स हैं, क्या है? देखिए, ये दो चीजें आपने, एक आपके सवाल के अंदर दो दो सवाल है। एक सवाल है कि वो शराइत क्या है। वो शराइत वही 10 शराइत हैं कि जो पेश की गई थी पाकिस्तान को। फिर उसके अंदर जब इस्लामाबाद में एक मुतफिका नतीजे पे बात पहुंच गई थी, उधर से ट्रंप साहब ने फोन करके अपने वाइस प्रेसिडेंट को बुला लिया और किया कराया, सारा के सारा वहां पे धरा का धरा रह गया। तो वो 10 शराइत, और उसके अलावा जो
आर्मी चीफ ने तेहरान में बैठ के ईरान के आला हुक्काम से जो चीजें तय की हैं वही तो शराइत हैं, उन्हीं को तो टेबल पे लेके आना है। अब वो ट्रंप साहब बगैर किसी को एतमाद में लिए वहां से उन्होंने नाकाबंदी शुरू कर दी, वहां पे समुद्री शिप्स में जो है वो कब्जे करने शुरू कर दिए, फिर थ्रेट्स करना शुरू कर दिए। यानी ये फिर वही थ्रेट्स थी। यानी अगर कल शाम से पहले आप देखें तो कल वो यही कह रहे थे कि हम बिजली घरों को उड़ा देंगे, हम तवानाई के जो इदारे हैं उनको तबाह बर्बाद कर देंगे, हम ईरान को ये कर देंगे वो कर देंगे। तो ईरान के जो स्पीकर भी हैं और इस डायलॉग्स के इंचार्ज भी हैं डॉक्टर कालीबाफ, उन्होंने कल बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि अगर दबाव के जरिए से और गन पॉइंट पे आप हमें टेबल पे बिठाना चाहते हैं तो फिर वो मुज़ाकरात तो नहीं होंगे, फिर तो वो लड़ाई झगड़ा और जंग होगी। और अगर जंग ही होगी तो फिर सीज फायर का क्या फायदा, बैठ के फिर जैसे पहले जंग थी ऐसी जंग करते हैं। और ईरान तकरीबन इसने अभी तक अपनी पूरी कौम को, अपनी इंतजामिया को, अपनी फौज को, अपनी आवाम को, सबको हालत जंग में रखा हुआ है। और यहाँ पे तो ये प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम तो खुद ट्रंप को है, वहां पे उस पर दबाव है। और चाहे वो सेनेट के अंदर चाहे कांग्रेस के अंदर उस पर या अवामी दबाव है कि ये इतने बड़े मसले में अमेरिका को उलझा दिया गया है और इसराइल की जंग को अमेरिका की जंग बना के पेश कर दिया गया है। तो डोनाल्ड ट्रंप खुद दबाव में है, वो कोई रास्ता तलाश करने की कोशिश करते हैं लेकिन रास्ता नहीं मिलता। तो फिर गसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह उल्टे सीधे जो है ना हाथ पांव मारते हैं, जिसके नतीजे में हम देखते हैं कि अब वो खुद अपना हुर्मुज का मसला जो हल हो चुका था, ईरान ने बाकायदा अनाउंस कर दिया था कि हम इसको खोल रहे हैं, अगले दिन जनाब ने अनाउंस कर दिया। तो सर इस वक्त आयतुल्लाह खामनेई के बाद तो मुश्तबा खामनेई के हाथ में क़यादत है, ट्रंप उसे टूट फूट का शिकार कहते हैं कि ये हुकूमत तो बिखर चुकी है। जबकि सर आप ईरानी निज़ाम को अंदर से जानते हैं, आप वहाँ पे रह रहे हैं, क्या क़यादत की इस तब्दीली ने ईरान को मुज़ाकरात के लिए कमज़ोर किया, या हम ये कह सकते हैं कि अब तो जो रवैया है वो ज़्यादा अग्रेसिव हो चुका है? मैं अगर IRGC की बात करूँ, मैं अगर पोलिटिकल प्रैग्मैटिक फिगर्स की बात करूं तो ऑफ कोर्स वहां पे भी दो सोचें पाई जाती हैं। एक तो ये कि अपनी हार्ड लाइन को बरकरार रखा जाए, दूसरा ये कि डायलॉग के जरिए ही सिर्फ आगे बढ़ा जाए। इवन प्रेसिडेंट की भी जी 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 देखिए, मैं जो अर्ज करना चाह रहा हूं, मैं कहता हूं कि यहाँ पे टूट फूट नहीं है, टूट फूट तो खुद अमेरिका के अंदर है। वहां पे जर्नैल फायर किए जा रहे हैं, वहां पे कांग्रेस के अंदर ट्रंप की मकबूलियत और उनकी वोटों की तादाद मुसलसल कम हो रही है। सेनेट के अंदर ये सूरत हाल है कि वहां पे, जी हाँ, पॉपुलैरिटी आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानती है कि कहाँ पे पहुंच चुकी है। वहां पे तो सेनेट के अंदर ये बातें जब किसी प्रेसिडेंट के बारे में ये होने लगे कि इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, इसकी इम्पीचमेंट होनी चाहिए, तो फिर टूट फूट तो वहां पे है। वहां पे फायर और हायर का काम जारी है। ईरान के अंदर तो आपको देखें ना किसी जर्नैल को बदला गया, ना किसी वजीर को बदला गया, ना कोई हुकूमत के अंदर कोई ऐसी चीजें हैं। तो ये जिसे कहते हैं ना कि अपने ऐब छुपाने के लिए ये दूसरों पे थोपते हैं। ये ट्रंप का यही तो, ये गैम्बलर है, यही तो उसका यू टर्न है, यही तो जिसे कहते हैं ना बार बार एक बयानात को उलट सुलट करके जो चीजों को बयान करता है, जिस तरह वो ब्लफ खेलता है, तो ये ब्लफ है बुनियादी तौर पे। यहाँ पे टूट फूट नहीं है, वहां पे टूट फूट है। और यहाँ पे देखें, जो आप बात करते हैं कि सिपाही पासदारान इनकलाब इस्लामी, वजारत खारजा या हुकूमत या अवाम के दरमियान कोई फर्क है, वो आप देखें कि ये सब एक पेज पे हैं। यहाँ पे जब भी कोई बात होती है उसको मुश्तरका तौर पे, एक मुतफिका तौर पे आगे बढ़ाया जाता है। और ये भी बहुत बड़ी एक खराबी है। मैं समझता हूँ कि जो लोग ईरान के सिस्टम को नहीं समझते, वो इनको तकसीम समझते हैं कि ये वजारत खारजा वो है और पार्लियामेंट कुछ और है और सिपाही पासदारान कुछ और हैं। जो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं और इस डायलॉग्स के इंचार्ज हैं, क्या नाम है उनका? डॉक्टर कालीबाफ। डॉक्टर कालीबाफ कौन है? 8 साल जंग में वो जनरल के लेवल पे, ब्रिगेडियर लेवल पे उन्होंने लीड किया है अपने सिपाही पासदारान के अंदर रह के। तो उनको आप कैसे कह सकते हैं कि वो पासदारान के नहीं है? और क्योंकि वो अब स्पीकर बन गए। और डॉक्टर इराक्ची जो वजारत खारजा के, वो खुद इस 8 साल जंग में एक सिपाही की हैसियत से लड़ते रहे, एक सिपाही पासदारान के एक मेंबर की हैसियत से लड़ते रहे। और फिर यहाँ का सिस्टम ये है कि तमाम फोर्सेस जो होती हैं वो सुप्रीम लीडर के अंदर होती हैं। सुप्रीम लीडर के हुक्म पे सब कुछ हो रहा होता है। ये नहीं है कि यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट कुछ और है, पार्लियामेंट कुछ और है, सियासतदान कुछ और है, मजहबी जमातें कुछ और हैं और फलां फलां। यहाँ पे इस तरह की तकसीम है ही नहीं। ये सिस्टम को समझने की यानी कि सिस्टम उसी तरह से बरकरार है और पहले से बेहतर परफॉर्म कर रहा है, ये आपकी इस पे राय है? ये बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, आप देखिए कितनी
स्मूथली ये चीजें आगे चला रहे हैं, यहाँ पे आपको कोई इख्तिलाफ नजर नहीं आएगा। ऑलराइट, अच्छा नकवी साहब, आज जो बहुत इंटरेस्टिंग बात की डोनाल्ड ट्रंप ने, ही सेड के दूसरा राउंड जो है वो अब जुमे के रोज हो सकता है। पिछले 2-3 दिन से हम देख रहे हैं, उन्हीं के बयानात हैं, उन्हीं के ट्वीट्स आ रहे हैं कि मेरी जो टीम है, मेरे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इस्लामाबाद के लिए जा रहे हैं, जा चुके हैं, आपसे कुछ देर के बाद निकल जाएंगे, आपसे कुछ देर के बाद इस्लामाबाद में पहुंच जाएंगे, लेकिन इस्लामाबाद में अभी तक कोई भी नहीं आया। दूसरी तरफ ईरान की तरफ से तो ऑब्वियसली कोई जो है हम लोगों को कंफर्मेशन बिल्कुल भी नहीं आई थी। सर, आप ईरान की साइड से इस चीज़ की तस्दीक या तरदीद कर सकते हैं कि वाकई जुमे के रोज़ दूसरा राउंड होने जा रहा है, या फिर डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपने मुंह से कुछ भी निकला वो बोल दिया वाली ही पॉलिसी अभी भी इख्तियार की और कुछ भी बोल दिया? देखिए, जो ईरान के यूनाइटेड नेशन के अंदर जो मंदूब हैं, सफीर हैं, उन्होंने आज तकरीबन 1 घंटा 2 घंटे पहले एक बयान दिया और उसमें उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आपनाए हुर्मुज की और समुद्री नाकाबंदी के खात्मे की कुछ हल्की फुल्की खबरें हमें मौसूल हो रही हैं। यानी इससे कहने का मकसद ये है कि उन्होंने गोया है कि एक पैगाम दिया है कि बर्फ पिघलना शुरू हो गई है, या दूसरे लफ्जों में कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक बेवकूफ़ी अहमकाना एक इकदाम किया था उसको उस पर पछतावा हो रहा है कि ये तो बजाय मसले को सुलझाने के उसने मजीद मसले को उलझा दिया है। तो जब तक ये समुद्री नाकाबंदी नहीं खत्म होगी तो मुज़ाकरात की तो बात ही नहीं हो सकती। ये तो ईरान का दूसरी प्रायोरिटी है। इसके अलावा भी जो प्रायोरिटीज हैं वो चलें, किसी हद तक लुबनान के अंदर जो सिलसिला चल रहा था, लुबनान पे इसराइल के हमले, वो किसी हद तक रुक गए हैं, और फिर इनके जो असासे फ्रीज थे उनको डी फ्रीज करने वाली जो बात थी ये भी पेशगी शरायत में थी और इसको पाकिस्तान ने भी कबूल किया था। अच्छा ठीक है सर, ये तो राशिद साहब हमने मुख्तलिफ बातें कर ली। डोनाल्ड ट्रंप का एक और दावा है, उस पर भी मैं चाहूंगी कि आपका कमेंट जो है मुझे मिले। सर, वो ये कह रहे हैं कि ईरान तो इज्जत बचाने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की बात करता है, जबकि असल में उसको इसकी वजह से रोजाना $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है। तो सर, क्या ईरान की मैशत इतनी मजबूत है कि वो जो नेवल ब्लॉकेड है दूसरे एंड पे उसको तवील अरसे तक बर्दाश्त कर सके, या तेहरान के पास इससे मुताल्लिक कोई प्लान बी भी मौजूद है, और ये दावा किस हद तक दुरुस्त है? जो इकोनॉमी है इस वक्त ईरान की, उसकी क्या सूरत हाल है सर? ये देखें ना, डोनाल्ड ट्रंप, वही मैं आपसे अर्ज किया ना, ब्लफ खेलते हैं, वो बिलाखिर डील के माहिर है ना, तो जब भी कोई एक डील करने लगते हैं तो एक कीमत बताते हैं, फिर प्रूफ करते हुए उसको नीचे लेके आते हैं। ईरान ने कब अपनाए हुर्मुज से पैसा कमाया है? यानी इससे पहले आप खुद अमेरिका भी कहते हैं, दुनिया भी कहती है कि यहाँ पे तो सब फ्री मूवमेंट थी, ईरान का उसमें कोई अमल दखल नहीं था। तो ये $500 मिलियन कहाँ से जो है उसका लॉस हो रहा है? अगर वो ये कहते हैं कि चूंकि यहाँ से ईरान का तेल तो जो है वो एक्सपोर्ट्स रुक रही हैं। जी, उसी की मैं बात कर रहा हूँ। अगर उनका ये इशारा है कि एक्सपोर्ट जो है वो रुकी हैं, तो आज भी 4 वेसल गुजरे हैं, गुज़श्ता रोज भी गुजरे हैं। वो जो उन्होंने पकड़ा है या जिस पे हमला किया है वो तो वापस आ रहा था किसी मुल्क से, उसका तो तेल से ताल्लुक ही नहीं है। फिर एक और बात की आपके ज़हन में रहे कि वो तो तेल पे तो अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई हुई हैं, तो किस $500 मिलियन की बात करते हैं? ये खुद उनकी बातों में तजाद है। वो बुनियादी तौर पे ये दुनिया को बताना चाहते हैं कि हमने जो समुद्री नाकाबंदी की है, हमने ईरान के खिलाफ कोई बहुत बड़ा जो है वो तीर मारा हुआ है। वो ऐसा नहीं है। उसके जितने ऑयल की एक्सपोर्ट है, उसके जितने वेसल्स हैं, वो पहले ही समंदर के अंदर हैं। वो चाइना के साथ उनका 90% उनका जो एक्सपोर्ट है वो चाइना के साथ है। चाइना के तरफ जाने वाले अभी तक कोई भी ऐसा वेसल जो है या कोई ऑयल टैंकर रुका नहीं है, और चाइना ने उस पर अपने बिलाखिर तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार किया हुआ है। लेकिन मैं कहता हूँ कि इससे एक नतीजा जरूर अख़ज़ किया जा सकता है कि ट्रंप आइंदा के लिए गोया दुनिया को तैयार कर रहा है कि आइंदा ईरान जो है वो डेली यहाँ से $500 मिलियन कमाएगा। यानी गोया ये खुद रास्ता हमवार कर रहा है। और ये मैं समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक सोने की चिड़िया दे दी। यही आपनाए हुर्मुज था, इसमें फ्री मूवमेंट थी, किसी को कुछ भी नहीं न लिया जाता था न दिया जाता था। इन्होंने हमला करके ईरान को एक सोने की चिड़िया दे दी, और बकौल खुद ट्रंप के अगर कल डील हो जाती है, कल मामला सही हो जाता है, तो बकौल डोनाल्ड ट्रंप के 500 मिलियन तो रोजाना की फिर ईरान की आमदन शुरू हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि ये वो खेल है, वो बयानात का जो एक घन चक्कर है, या जिसको आप कहते हैं ना कि ये एक फ्रेब देने की कोशिश है, ये उसी तरह के बयानात हैं जैसे माजी में उन्होंने बयान दिए हुए हैं। उनके अंदर इतना तजाद है, कौलो फेल में तजाद है, एक ही तकरीर के अंदर, एक ही बयान के अंदर 2 तरह की बातें मिलती हैं।
लेकिन बहरहाल इससे तो सर एक इससे अच्छा मैं पैगाम ये जरूर है। कंक्लूडिंग रिमार्क्स लूं आपके कि इस वक्त जो डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है वो सिर्फ बातें हैं, असल में इकॉनमी इतनी बेहतर है तेहरान की कि वो एक लॉन्ग टर्म सस्टेन कर सकते हैं। ये जो जंग अगर ये सिचुएशन एस्केलेट भी करती है तो वो इस एस्केलेशन को डील कर सकते हैं। देखिए, इसका मुख्तसर जवाब यह है कि ईरान ने कम से कम 6 महीने की जंग की तैयारी कर रखी थी। जब ये हमला शुरू हुआ, हम तो उस वक्त से कह रहे हैं कि हमें जो यहाँ पे आसार नजर आ रहे थे, यहाँ पे जो इंतजामात नजर आ रहे थे, तो वो 6 महीने के असलहे के उन्वान से, यानी जो उनके पास ड्रोन्स की तादाद है, जो मिसाइल की तादाद है, वहां से भी ये खबरें आ रही थी कि हमारे पास 6 महीने का स्टॉक मौजूद है। और इस वक्त भी जो ईरान के अंदर रोजमर्रा में आम जरूरियात की चीजें हैं, उसका भी बहुत बड़ा स्टॉक उन्होंने पहले से कर लिया था। तो मैं नहीं समझता कि ये चंद दिनों के लिए जो है वो आबनाए हुर्मुज़ बंद होने से ईरान इक्तिसादी दबाव का शिकार होगा। ईरान तो 47 साल से दुनिया की सख्त तरीन सैंक्शन बर्दाश्त कर रहा है, यानी उस सैंक्शंस को अगर कोई माहिर इक्तिसादियात बैठ के उसको ऑब्जर्व करे, उसके नताइज दिखाए, तो फिर अंदाजा होगा कि कितने सख्त हालात में ईरान ने सर्वाइव किया है, अपने मुल्क को तरक्की दी है और अभी इस पोजीशन में है कि उसने अमेरिका को चैलेंज किया हुआ है। और दुनिया इस वक्त इक्तिसादी वजह से, मैं कहता हूं कि ईरान का प्रॉब्लम नहीं है, आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से जो तेल के खरीदार ममालिक हैं वहां पे क्या होगा, तेल बेचने वालों की क्या सूरत हाल होगी। और सिर्फ तेल की बात नहीं है, वहां पे फर्टिलाइजर का एक बहुत बड़ा जो है वो रास्ता है। अगर फर्टिलाइजर रुक जाती है तो फिर जिन ममालिक में अभी 10 दिन 15 दिन के बाद एग्री इकोनॉमीज के लिए भी बहुत बुरा हो जाएगा बशमूल पाकिस्तान। जो एग्री इकोनॉमी है वो भी डिस्टर्ब होगी। लोगों के अब खलीज फार्स ममालिक के अंदर तो आम जरूरियात की चीजें भी यहाँ से गुजर के जाती हैं। जब उनमें शार्टेज हो जाएगी तो उनको तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ठीक है राशिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। राशिद साहब ने हमें ज्वाइन तेहरान से। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी आज के न्यूज़ टुनाइट विद नमरा अब्बासी से। इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।